रचयिता के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के आयोजक पीयूष पुष्पम के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति स्नेह प्रकट करते हैं कि उन्होंने यह मौका हम लोगों को दिया है। आज हम लोग हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि से बातचीत करेंगे, उनकी कविताओं को सुनेंगे। मेरा आशय जितेंद्र श्रीवास्तव जी से है, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव। मैं कमलेश वर्मा बनारस से बोल रहा हूं और जितेंद्र श्रीवास्तव जी की कविताओं पर मैंने और मेरी पत्नी सुचिता वर्मा ने मिलकर एक आलोचनात्मक पुस्तक पर काम किया है। उस पुस्तक पर काम करते हुए जितेंद्र जी की कविताओं से जुड़ने का विधिवत मौका मिला। उनकी कविताओं की ढेर सारी विशेषताएं हैं, उन सब पर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जितेंद्र जी लगभग पिछले 3 दशकों से, 90 से जो दशक शुरू होता है उस समय से उन्होंने कविता लेखन की शुरुआत की थी और सन 2000 में इन दिनों हालचाल नाम से उनका एक संग्रह भी प्रकाशित हो गया था। तो सन 2000 से लेकर 2020 तक उनके 7 काव्य संग्रह, मूल जो संग्रह हैं वे प्रकाशित हो चुके हैं और संकलन तो कई बने हैं, जैसे उजास नाम से एक संकलन बना, जैसे कवि ने कहा नाम से एक संकलन बना, जैसे बेटियां नाम से एक संकलन बना और अभी अभी एक जो संकलन आया है रक्त सा लाल एक फूल, अभी बस आया ही है, पाठकों तक यह संकलन पहुंचा नहीं है। उनकी कविताओं की संख्या भी बहुत बड़ी है, लगभग 350 कविताएं, यह एक बड़ी संख्या है। जितेंद्र जी आगे भी अभी बहुत सारी संभावनाओं से भरे हुए हैं। अभी उन्होंने जितनी ऊंचाई पाई है वो उम्र के लिहाज से बड़ी ऊंचाई है। अभी उनकी उम्र के बहुत दिन अभी बचे हुए हैं और वे अभी काफी कुछ लिखेंगे। एक जो ऊर्जा वाली उम्र होती है वह उम्र काफी कुछ है उनके पास, वे बहुत कुछ लिखेंगे और हिंदी कविता को समृद्ध करेंगे। मैं सबसे पहले जितेंद्र जी से जानना चाहूंगा कि कविता की जरूरत, यह एक विषय, बहुत पुराना विषय है। आचार्य शुक्ल ने भी इस पर विचार किया और कहा था कि जो सभ्यता का विकास होता जाएगा कभी कभी कठिन होता जाएगा। आचार्य शुक्ल ने जब यह बात कही थी तो उस समय से हम लोग लगभग 100 साल आगे आ चुके हैं। तो इन 100 वर्षों में एक परिवर्तन जो कई तरह के आए हैं, तो मैं एक अपने समय के एक सक्रिय कवि से इस विषय पर उनके विचार जानना चाहूंगा कि कविता की जरूरत, शुक्ल जी ने यह भी कहा था कि जरूरत भी बढ़ती जाएगी, भी होता जाएगा कवि कर्म और जरूरत भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के समय में आप एक कवि के रूप में, एक रचयिता के रूप में कविता की जरूरत को किस तरह से महसूस करते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी हम लोग सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। और आज बातचीत हो रही है और आप जैसे धीमी आ रही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, आप जैसा सुधी आलोचक सामने है, बातचीत चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिल्कुल ठीक संकेत किया था कि जैसे जैसे विकास होगा, संकट बढ़ते जाएंगे, कविता की जरूरत बढ़ती जाएगी। कविता पर भी संकट आता ही है,
खास करके एक ऐसे समय में जब ये दिखाई दे रहा हो कि कविता से कोई आर्थिक लाभ तो होना नहीं है, कविता से कोई सीधा मुनाफा तो किसी को होना नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये लगने लगता है कि कविता, लेकिन जो सवाल आपने किया, जो बात आपने की कि कविता का मामला एक सांस्कृतिक प्रश्न है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो सीधे सीधे सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। साहित्य तो खैर वो है ही है। तो आप पिछले 100 वर्षों में देखें, यानी कि औपनिवेशिक काल में जब आचार्य शुक्ल विचार कर रहे थे, जब भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, राजनीति में बहुत सारी चीजें अलग थीं, और पिछले 70-75 वर्षों में जब स्थितियां बहुत बदल गई हैं हमारे महादेश की, तब देखें तो ये दिखाई देगा कि संकट बढ़े हैं, सभ्यता के संकट बढ़े हैं, संघर्ष बढ़ा है, और यह भी दिखाई देता है कि कविता की जरूरत भी बढ़ी है। आप देखें, कवि कम नहीं हुए हैं, कविताएं कम नहीं हुई हैं, कविता संग्रह कम नहीं हुए हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं में सर्वाधिक जो चीज छपने वाली देखी जाती है वो कविताएं ही हैं, और एक बड़ा पाठक वर्ग है जो कविताएं पढ़ता है, कविताएं गुनता है, और बल्कि अगर आप कहें तो मैं जोड़ूंगा कि इसमें जो लोकप्रिय माध्यम की कविता है उसकी भी मैं भूमिका को देखता हूं, यानी कि मैं सिनेमा की कविता की भूमिका को भी देखता हूं, मैं मंच की कविता की भूमिका को भी देखता हूं। मैं सिर्फ साहित्यिक पत्रिकाओं में छपी कविता तक ही कविता के इस प्रश्न को, इस प्रसंग को और इस संकट को जोड़कर नहीं देखता हूं। और कमलेश जी, मेरा तो साहित्य के विद्यार्थी के रूप में भी ये मानना है, कवि के रूप में भी मानना है, और एक मनुष्य के रूप में भी मानना है कि बिना कविता के कोई मनुष्यता रह ही नहीं सकती है। अनिवार्य हिस्सा है कविता। हम अपने पूर्वजों को याद करें, लोकगीत क्या थे? कविताएं ही तो थी ना। वो जब बढ़े तो उनको छंद नहीं मालूम था, छंद तो बाद में बने, सारी चीजें बाद में बनी, लेकिन उन्होंने रच लिया, कंठ में बस गई चीजें, आ गई चीजें। तो कविता तो मनुष्यता का सहयात्री भी है, उसका जीवद्रव्य भी है, जो मेरा बहुत प्रिय शब्द है, आप जानते हैं कि वो मनुष्यता का जीवद्रव्य भी है। और आज के समय में हम जिस तरह के विश्व में हैं, कोरोना तो एक महामारी के तौर पर आया है, इस तरह की बहुत सारी महामारियां राजनैतिक, सांस्कृतिक पूरे विश्व में चल रही हैं। ऐसे समय में कविता हमारे विरेचन के लिए बहुत जरूरी है, वो हमारी मानसिक, बौद्धिक और जरूरत है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है, हमारे बौद्धिक स्वास्थ्य की भी जरूरत है, क्योंकि वो बचाएगी, वो सोचने समझने की नई तरकीब हमें देगी और दे रही है। जी कमलेश जी। मैं चाहूंगा कि कविता की इस जरूरत को आपने अपनी एक कविता में अवान्तर तरीके से आपने एक पेश किया है, जिस पर आपको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था, जो सुंदर सुंदर में संकलित है कविता। जी 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 जी। आपने कलकत्ते के माध्यम से मिर्जा गालिब को याद किया है। जी जी जी। और यह भी कहा है कि गालिब की यात्रा के सैकड़ों साल बाद मैं हिंदी का एक अदना सा कवि जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़े कवि के सामने अपना माथा झुका लेना एक कवि का संस्कार है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरूर जाऊंगा कलकत्ता, इस कविता का आप पाठ करें। और बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, ये मेरी प्रिय कविता है और इसमें मिर्जा साहब हैं। जरूर जाऊंगा कलकत्ता। अभी और कितनी दूर है कलकत्ता, वही कलकत्ता जहां पहुंचे थे कभी अपने मिर्जा गालिब और लौटे थे जहन में आधुनिकता लेकर। अभी और कितनी दूर है कलकत्ता, वही कलकत्ता जहां पहुंचे थे अपने मिर्जा गालिब और लौटे थे जहन में आधुनिकता लेकर। मैंने कितनी कितनी बार दोहराया है वह शेर किसी सबक की तरह, जिसमें दुविधा के बीच जीवन की राह तलाशता है शायर, जिसमें जीवन की दुविधा के बीच जीवन की राह तलाशता है शायर। वहां सवाल ईमान और कुफ्र का नहीं, वहां सवाल धर्मी और विधर्मी का नहीं, वहां सवाल एक नई रोशनी का है
गालिब की यात्रा के सैकड़ों साल बाद मैं हिंदी का एक अदना सा कवि जा रहा हूं कलकत्ता। मन में गहरी बेचैनी है, इधर बदल गए हैं हमारे शहर, वहां अदृश्य हो रहे हैं आत्मा के वृक्ष। अब कोई आंधी नहीं आती जो उड़ा दे भ्रम की चादर। अब कोई आंधी नहीं आती जो उड़ा दे भ्रम की चादर। यह जादुई विज्ञापनों का समय है, यह विस्मरण का समय है। इस समय रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा है। इस समय रिश्तों पर बात करना प्रागैतिहासिक काल पर बात करने जैसा हो गया है। हमारे शहर बदल गए हैं, कलकत्ता भी बदल गया होगा, पर अभी कितनी दूर है वह, पर अभी कितनी दूर है वह। बैठे बैठे पिरा रही है कमर, बढ़ती जा रही है हसरत। कितना समय लगा होगा गालिब को वहां पहुंचने में। महज देह नहीं, आत्मा भी दुखी होगी उनकी। महज देह नहीं, आत्मा भी दुखी होगी उनकी। उनके लिए कलकत्ता महज एक शहर नहीं था, उनकी यात्रा किसी सैलानी की यात्रा न थी। जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। जब हम देखते हैं किसी शहर को, वह शहर भी देखता है हमको। कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि को, उसके आंसुओं को, उसकी उदासी को, उसके दुख को। क्या कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि की आत्मा को? क्या कलकत्ते ने देखा होगा हमारे महाकवि की आत्मा को, उसके भीतर बहती अजस्र कविता को? मैं कलकत्ते में कैसे पहचानूंगा उस पत्थर को, जिस पर समय से दो हाथ करता कुछ पल सुस्ताने के लिए बैठा होगा हमारी कविता का मस्तक रेखते का वह उस्ताद। हमारी कविता का मस्तक रेखते का वह उस्ताद। मैं जी भर देखना चाहता हूं कलकत्ता, इसलिए चाहे जितनी पिराए कमर, चाहे जितनी सताए थकान, मैं लौटूंगा नहीं दिल्ली, जरूर जाऊंगा कलकत्ता। इसलिए चाहे जितना पिराए कमर, चाहे जितनी सताए थकान, मैं लौटूंगा नहीं दिल्ली, जरूर जाऊंगा कलकत्ता। धन्यवाद जी, सर। आपने जब इस कविता में लिखा कि महज देह नहीं, आत्मा भी दुखी होगी उनकी, दुखी होगी उनकी। जी जी तो जी। इन दो पंक्तियों को पढ़ते हुए गालिब का वो शेर याद आता है कि जला है जिस्म जहां, दिल भी जल वाह, गया होगा। दिल भी जल गया होगा। क्या जी होगा, जी देह जी। ही नहीं दुखी है, आत्मा भी दुखी होगी। और गालिब के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि कलकत्ता की यात्रा उनके लिए जीवन में बहुत सारी सीख लेकर तो आई ही थी, लेकिन बहुत सारी तकलीफ लेकर के भी आई थी। बिल्कुल आपने बिल्कुल। इस कविता में इन सब भावों को व्यक्त किया, और हम लोग जानते हैं कि इस कविता का आपके जीवन में एक ऐतिहासिक महत्व है। इस पर आदरणीय गुरुवर केदारनाथ सिंह की टिप्पणी बहुत सकारात्मक थी, इस पर आप पुरस्कृत हुए थे। तो यह निश्चित रूप से आपके कवि जीवन की तो महत्वपूर्ण कविता है ही, और बिल्कुल। इतिहास तय करेगा। हो सकता है हिंदी कविता के इतिहास की भी यह महत्वपूर्ण कविता सिद्ध हो। आपकी कविताओं में एक पक्ष हमेशा देखा गया, बड़ा पक्ष देखा गया कि आपके पास अलग अलग भूगोल की कविताएं हैं। जैसे आप गांव में रहे, अपने देवरिया के गांव में, फिर आप नौकरी के क्रम में पहाड़ों पर गए, फिर महानगर में आए, बखनान जैसी जगह पर आप रहे, और छोटी बड़ी कई जगहों के अनुभव आपके पास हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसी संग्रह में असुंदर सुंदर में जिस कविता के नाम से अभी आपका संकलन आया है, रक्त सा लाल एक फूल, यार एक फूल। जी 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 जी, जी। जो जी जी 14 नंबर पेज पर है। जी जी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो भूगोल भूगोल और उस भूगोल में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, उनकी उनसे अपनी भिन्नता और आत्मीयता दोनों को आपने प्रकट किया है कि मेरी इच्छा में शामिल नहीं था पहाड़। मैदान का आदमी जाना नहीं चाहता है। मेरी इच्छा में शामिल नहीं था पहाड़, वह बाहर भी नहीं था इच्छा से। कारण भी आपने बताया है क्यों नहीं बाहर था। उन दिनों जीविका के लिए जाना पड़ता चांद पर, तो वहां भी चला जाता। एक बेरोजगार नौजवान के मन की बात।
वह चाहता है कि नौकरी मिल जाए। मैं सैलानी नहीं था, मेरे पीछे एक घर था जो ताक रहा था निर्निमेष मेरी ओर। घर वाली कविता हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आपसे आग्रह है कि रक्त सा लाल एक फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे भी बहुत प्रिय है ये कविता, कई कारणों से प्रिय है। रक्त सा लाल एक फूल। मैं उतर आया पहाड़ से, रोजी लेकर गई थी पहाड़, रोजी ने उतार दिया पहाड़ से। लेकिन मैं उस तरह नहीं उतरा जैसे उतरती हैं नदियां, लेकिन मैं उस तरह नहीं उतरा जैसे उतरती हैं नदियां, उस पत्थर की तरह भी नहीं जो अनचाहे फिसल जाता है अपनी जगह से। लेकिन मैं उस तरह नहीं उतरा जैसे उतरती हैं नदियां, उस पत्थर की तरह भी नहीं जो अनचाहे फिसल जाता है अपनी जगह से। मेरी इच्छा में शामिल नहीं था पहाड़, वह बाहर भी नहीं था मेरी इच्छा से। उन दिनों जीविका के लिए जाना पड़ता, चांद पर तो वहां भी चला जाता। मैं सैलानी नहीं था, मैं सैलानी नहीं था, मेरे पीछे एक घर था जो ताक रहा था निर्निमेष मेरी ओर। मैं पहुंचा पहाड़, मैं रमा पहाड़ में, मैंने जाना वहां। कहीं कोई फर्क नहीं था रोटी में, हवा में उतना ही दुलार था, नींद में उतना ही घनत्व। हवा में उतना ही दुलार था, नींद में उतना ही घनत्व। कहीं कोई फर्क नहीं था रोटी में, पर समय रुक न सका जैसे रुक नहीं पाता देर तक पलकों पर ठहरा हुआ पानी। पर समय रुक न सका जैसे रुक नहीं पाता देर तक पलकों पर ठहरा हुआ पानी। मैं उतर आया पहाड़ से। समय के साथ छूट जाते हैं बहुत से लोग, समय के साथ भुला जाते हैं बहुत से लोग, पर कुछ न कुछ होता है ऐसा जिस पर नहीं चढ़ती समय की धूल। बरसों बीत गए पहाड़ से लौटे, बरसों बीत गए पहाड़ से लौटे, बरसों बीत गए मैं नहीं लौट पाया पहाड़। पर आज भी मेरी आंखों में बचा है रक्त सा लाल एक फूल बुरोस का। पर आज भी मेरी आंखों में बचा है रक्त सा लाल एक फूल बुरोस का। कमलेश जी। आपकी आंखों में और भी कुछ चीजें बची हुई हैं, हम लोग आगे आएंगे। एक जी जी बहुत रोचक पक्ष है जब आप सुलेखा पर कविताएं लिखते हैं। और जी जी दो जी कविताएं हम लोग आज सुनेंगे, जी जी और जी जी इसमें जो प्रेम का एक अलग रूप है सुलेखा कविता में, जैसे ज्ञानेंद्र पति की कविता में चेतना पारेख है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जी, मुझे जैसे बहुत प्रिय है वो कविता। जी जी जी। जी जी, जैसे ट्राम शिवप्रकाश ने एक शुक्ल याद। जी ने, हम्म, जी हाँ, जैसे शिवप्रकाश शुक्ल जी ने इधर एक कविता में वरुणा की तुक अरुणा से मिलाई है। तो ये अच्छा जो अच्छा। संकेत होते हैं कवि के यहाँ, जहाँ बात साफ नहीं होती है, फिर भी लगता है जैसे कुछ अनुभूति उसमें गहराई हुई है। जी 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 जी। एक बढ़िया पक्ष हमने यह भी पाया कि आपने कुछ छोटी जगहों पर जो कविताएं लिखी हैं, छोटी जगहों को केंद्र में रख करके। और ये कोई आचार्य शुक्ल ने एक जगह लिखा है कि सामान्यकृत करके जो कविताएं लिखी जाती हैं ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं जो विशेषीकृत करके लिखी जाती हैं। जातिवाचक की जगह व्यक्तिवाचक विषय होना चाहिए। अब जैसे बभनान जैसी जगह पर जो आपकी कविता है, अब बभनान एक छोटी सी जगह, पता नहीं किसी कवि ने उस जगह की नोटिस ली है या नहीं ली है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगहें हैं हिंदुस्तान में जहां बहुत बड़ी आबादी रहती है और जहां जीवन धड़कता है, जहां से बहुत से लोगों का रिश्ता है, लेकिन ऐसी चीजें कविता में नहीं आ पाती हैं। तो यह जो व्यक्ति सूचक की संख्या बढ़ाई जाती है कविता में, इससे कविता समृद्ध होती है। जैसे नागार्जुन अपनी कविताओं में छोटे छोटे आंदोलनों की चर्चा करते हैं, जिन बिल्कुल आंदोलनों बिल्कुल। की चर्चा इतिहास की किसी किताब में नहीं मिलती। अब वो दीनानाथ पांडे बीएन कॉलेज में गोली का शिकार हुआ एक विद्यार्थी, तो नागार्जुन ने 4 कविताएं लिखी। नवादा में गोली चली और काली सड़क लाल हो गई, इस पर उन्होंने कविता लिखी। ऐसी घटनाएं इतिहास में दर्ज नहीं है, ऐसी जगहें भी कविता में दर्ज नहीं है।
तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बभनान का थोड़ा सा परिचय भी आप दें। हमारे बहुत से श्रोता बभनान को नहीं जानते होंगे, जी तो जी, वो बिल्कुल परिचय थोड़ा बिल्कुल। देते हुए आप कविता जी हमारे सामने। जी जी। बभनान, कमलेश जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बस्ती और गोंडा जिले के संधि स्थल पर एक छोटा सा कस्बा है। और उस कस्बे की कह सकते हैं कि अवस्थिति ऐसी है कि उसका बाजार बस्ती में है, और वहां जो शुगर फैक्ट्री है और कॉलेज है वो गोंडा जिले में है। मतलब, और जो प्लेटफार्म है रेलवे का, आधा प्लेटफार्म बस्ती जिले में है, आधा प्लेटफार्म गोंडा जिले में है। अच्छा। तो आदमी रहता है गोंडा जिले में, सब्जी खरीदता है बस्ती जिले में, 5 मिनट चल करके, 5 मिनट चल करके। और जब मैं बभनान में था तो वो ग्राम सभा थी उस समय। बस्ती वाले हिस्से में भी ग्राम सभा थी और गोंडा वाले हिस्से में भी ग्राम सभा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चीनी मिलों में से एक चीनी मिल वहां पर था, जहां पर बहुत सारे श्रमिकों को नौकरी मिली हुई थी, किसानों को मिल रहा था। तो एक तरह से बभनान, और वहां एक बड़ा महाविद्यालय था जिसमें मैं कुछ वर्ष प्राध्यापक रहा, जहां मैंने नौकरी की, जहां मैं लगभग 4 वर्ष में वहां उस कस्बे में कस्बा गांव जो भी कहना चाहें, वो न गांव था, न कस्बा था, न शहर था। इस कविता में भी उसका जिक्र आता है। तो उसकी अवस्थिति ऐसी थी। लेकिन कॉलेज बहुत बड़ा था जिसमें बच्चे पढ़ते थे। वहां फार्मेसी का एक बहुत बड़ा कॉलेज था। बाद में महिलाओं का भी एक मतलब महिला महाविद्यालय भी एक खुला। तो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से वहां उन्नति हुई थी, लेकिन पिछड़ापन खूब था। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 20 वर्ष में बहुत सारी चीजें वहां भी बदली हैं और अच्छा हुआ है। लेकिन आपने ठीक इशारा किया कि बभनान जैसे बहुत सारे बिंदु इस महादेश में हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिनके दर्ज हो जाने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मैं पढ़ता हूं इस कविता को। जी जी, स्वागत। बभनान, जरा गौर से देखिए हिंदुस्तान का नक्शा, कहीं बिंदु सा लगा होगा बभनान भी। बभनान गांव है न कस्बा, उसका अपना रंग रूप है। बभनान में सुबह अलसाई, दोपहर उदास और शाम अकेली होती है अक्सर। बभनान में सुबह अलसाई, दोपहर उदास और शाम अकेली होती है अक्सर। बभनान में ज्यों ही आता है नवंबर, मिचमिचाने लगती है उसकी आंख। उसकी नाक पर बैठा मिल तेज तेज छोड़ता है सांस। बोलने पर मुंह में भर आता है बगास। आंखें बंद हो जाती हैं अनचाहे। अप्रैल आते आते किरकिराने लगती है जीभ बभनान की। अप्रैल आते आते किरकिराने लगती है जीभ बभनान की। चाहे जितना जतन कीजिए, दांतों के नीचे आ ही जाती है कोयले की राख। इस कविता का दूसरा खंड है कि बहुत सारी चीजों के बीच अलग से दिखते हैं बानर भी बभनान में। बहुत सारी चीजों के बीच अलग से दिखते हैं बानर भी बभनान में। जो न रहिए सजग तो माटी में मिला देंगे ये गाढ़े की कमाई को। कैसा अजब है, ये बानर भी पहचान है बभनान की। तीसरा खंड है कि बभनान में जब आती है जुलाई, तब मुश्किल हो जाता है रात बिरात चलना। बभनान में जब आती है जुलाई, तब मुश्किल हो जाता है रात बिरात चलना। सब कुछ डूब जाता है बरसात के पानी में। बभनान स्थिर है, कुछ धुएं में, कुछ धूल में, कुछ कीचड़ में। लोगों की कमर तोड़ मेहनत के बाद भी बदरंग है बभनान। लोगों की कमर तोड़ मेहनत के बाद भी बदरंग है बभनान। और इस कविता का आखिरी खंड है कि लालटेन न होती तो कितना मुश्किल होता रहना बभनान में। लालटेन न होती तो कितना मुश्किल होता रहना बभनान में। रात गुजर जाती अंधेरे में, पढ़ना नसीब नहीं होता किसी रात। सोती रहती रोती रहती किताबें, रात भर अलमारियों में। झिंगुर टहलते मेज पर, ताना मारते कान के पास आकर। लालटेन न होती तो कितना मुश्किल होता रहना बभनान में। लालटेन न होती तो कितना मुश्किल होता रहना बभनान में। जी। तो यही लालटेन और बेना लेकर आप दिल्ली आए, दिल्ली आ और गए जी। आपने एक कविता में आपने बेना की चर्चा की है। जी जी, दिल्ली में बेना। जी 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 जी। बेना। जी
जी ये कविता किसी महत्वपूर्ण शहर को तो नहीं उठा रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आपने वहाँ की सभ्यता के बारे में भी चर्चा की है, जहाँ अलसाई हुई सुबह हो, उदास दोपहर हो और जी अकेली जी शाम हो। जी मतलब जी 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 24 घंटे का समय ऐसे गुजरता हो कि हम कह सकते हैं कि वहाँ विकास के साधनों का बिल्कुल अभाव और कहीं से गतिशीलता नजर ना आए। हालांकि आपने इसको भी पहचाना है कि खूब मेहनत करते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं वहाँ के लोग, जी और ये जी जी हमारे जी हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों की ये हकीकत है। आपने उन सब सच्चाइयों को अपनी इस कविता में समेटा है, और निश्चित रूप से आचार्य शुक्ल की कसौटी पर कहें कि व्यक्ति सूचक कविता होने के साथ यह बहुत बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने की स्थिति में है, प्रतिनिधित्व प्रदान करने की स्थिति में है यह कविता। आपकी कई पहचान में से एक पहचान यह भी है कि आपकी पढ़ाई लिखाई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई है। हालांकि आपने कभी भी इस पहचान को उस तरह से रखने की कोशिश कभी नहीं की है, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए। कहीं ना कहीं से हम लोग पढ़ते ही हैं, और उस पढ़ने पर गर्व होना चाहिए, लेकिन किसी तरह का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर विश्वविद्यालय की अपनी संस्कृति है। जेएनयू पर बात करने का मतलब यह नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय दूसरे विश्वविद्यालय की संस्कृति पर के बारे में हम कोई खराब राय रख रहे हैं। जेएनयू के बारे में आपकी दो कविताओं को हम लोग सुनना चाहेंगे, जो कि कायांतरण में संकलित है। सबसे पहले तो जो आपकी छोटी कविता है अजिताभ बाबू, जो लिखी जी भी जी गई है, पहले 2008 में लिखी गई है। जी 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 बहुत एक सही बात आपने उसमें चिन्हित की है कि मित्रवर, जीवन के जादू से बड़ा नहीं होता कोई जादू। चाहे वो मार्क्सवाद का जादू हो, समाजवाद का जादू हो, राष्ट्रवाद का जादू हो, कोई भी जादू, सबसे बड़ा जादू अगर है तो जीवन का जादू है। और निश्चित रूप से आपने अपनी कविताओं में जीवन के जादू पर ही भरोसा किया, और इसको आपने मेंटेन किया है। 2020 2000 में जो संकलन आया हो उसमें, या 2020 में आया हो, लोग इसी में जन्मते हैं और इसी में खप जाते हैं। जिंदगी के बाहर कुछ भी नहीं है। जो अलग जाते हैं इस राह से, चुनते हैं प्रतिकार का जादू। सच कहिए तो सही प्रतिनिधि वही हैं जेएनयू के। वैसे सुना है जेएनयू में अब कई तरह के जादू। आपके राजनीतिक इशारे महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम सबसे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अजिताभ बाबू कविता को जी सुनाएं। जी जी। जी कैसे हैं अजिताभ बाबू? कैसे कटती हैं रातें वहां दोहा में? क्या नसों में टपकता है वह रस जो न टपके तो रातें वीरान हो जाती थीं जेएनयू में? कैसे हैं अजिताभ बाबू? कैसे कटती हैं रातें वहां दोहा में? क्या नसों में टपकता है वह रस जो न टपके तो रातें वीरान हो जाती थीं जेएनयू में? आपको याद है अजिताभ बाबू, रात के अकेलेपन में चांद का उतरना अरावली की पहाड़ियों पर? और यह भी तो सच है कि हम में से कईयों के चांद वहीं निकले वहीं डूब गए। उन दिनों जादू की तरह चढ़ता था जेएनयू लोगों के सिर, फिर धीरे धीरे उतरता था भटकते हुए जीविका के जंगल में। उन दिनों जादू की तरह चढ़ता था जेएनयू लोगों के सिर, फिर धीरे धीरे उतरता था भटकते हुए जीविका के जंगल में। जिनके सिर से नहीं उतरता वे खो जाते थे अपनी ही पुतलियों में कहीं। उम्मीद है आप सकुशल होंगे, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। वैसे अभी यह दुनिया उतनी हसीन कहाँ बन पाई जितनी हम सोचते थे, या जिसके लिए करते थे बहसें खाने के बाद रातों में मेस पर, ढाबे पर, टेफला में, या कभी कभी टहलते हुए जेएनयू की सड़कों पर। दरअसल दुनिया सिगरेट का धुआं नहीं थी, दरअसल दुनिया सिगरेट का धुआं नहीं थी, और बहसें सच के बारे में होते हुए भी सच नहीं थीं, झूठ भी नहीं थी वे।
हम सब सपने में थे, शायद अब भी हों बहुत से लोग, लेकिन सच तो यह है कि जेएनयू के लगभग 4 दशक के इतिहास में एक अकेले चंद्रशेखर हैं जिन्होंने सचमुच लांघा था परिसर। मित्रवर, जीवन के जादू से बड़ा नहीं होता कोई जादू। लोग इसी में जन्मते हैं और इसी में खप जाते हैं। जो अलग जाते हैं इस राह से, चुनते हैं प्रतिकार का जादू। सच कहिए तो सही प्रतिनिधि वही हैं जेएनयू के। वैसे सुना है जेएनयू में अब कई तरह के जादू हैं। जी धन्यवाद सर। अब मैं सुनने वाले तमाम लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपके सामने अब एक महाकाव्यात्मक विन्यास जैसे किसी कविता का होता है। ये शब्द बहुत बड़ा है, मैं नहीं कह सकता कि यह शब्द जितेंद्र जी की इस कविता के लिए जो अब वो सुनाने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, मैं बिल्कुल बात तो नहीं कह सकता। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तमाम लंबी कविताओं में यह एक लंबी कविता है, बड़ी कविता है। और संग्रह में कायांतरण में लगभग यह 9 पृष्ठों में छपी, 9 से भी ज्यादा पृष्ठों में ये छपी हुई कविता है। ये लगभग 11-12 पृष्ठों में छपी हुई कविता है। 13 वर्ष बाद एक दिन जेएनयू में फिर। यह कविता 2011 में लिखी गई। मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा उस युवा वर्ग से जो जेएनयू के बारे में इधर उधर से सुनता है, उस पुरानी पीढ़ी से भी जिसके मन में बहुत सारे भ्रम हैं, जिन्हें जेएनयू के बारे में सारे मिसकंसेप्शन जिनके मन में बैठे हुए, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में मैं अनुरोध करूंगा, बहुत विनम्रता से अनुरोध करूंगा, इस कविता को आप ध्यान से सुने और इसमें जो ढेर सारे आयाम आए उन आयामों को समझने की कोशिश जरूर करें। वह कैंपस एक रेखीय कैंपस नहीं है, वह कैंपस किसी से नफरत करने वाला कैंपस नहीं है, और वहाँ के पढ़े हुए लोगों के बारे में पूर्वाग्रह बना करके रखने की जरूरत नहीं है। यह कविता इसलिए भी आज के समय में ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आई हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ जितेंद्र से अनुरोध करूंगा कि 13 वर्ष बाद एक दिन जेएनयू में, ये 2011 की कविता है और जब छपी थी पाखी में तो इस कविता का बड़ा महत्व हुआ था, लोगों ने इसकी चर्चा की थी। लेकिन उस समय 2011 में ऐसी कोई बात नहीं थी जो ऐतिहासिक प्रसंग उठ सके, लेकिन आज यह कविता फिर से एक बार अपने पाठ की संभावना रखती है और इसके नए अर्थ को खुलने की संभावना रखती है। तो बहुत आदर के साथ शुक्रिया कमलेश जी। 13 वर्ष बाद जेएनयू में एक दिन फिर। अमलतास के फूलों ने तान रखा है पीला शामियाना, अभी झर रही है वहां रोशनी फूल के रंग से। अमलतास के फूलों ने तान रखा है पीला शामियाना, अभी झर रही है वहां रोशनी फूलों के रंग से। बरसों बाद कल गया था जेएनयू, गया झेलम छात्रावास भी। पहले खटखटाया कमरा नंबर 14 का दरवाजा, फिर 122 का और उसके बाद 222 का। अचरज करेंगे आप, कमरा नंबर 14 के ठीक ऊपर का कमरा है 122 और उसके ठीक ऊपर है कमरा नंबर 222। सन 1994 की 19 जुलाई को प्रोफेसर गिरजेश पंत ने जब आवंटित किया था कमरा नंबर 14 मुझे, तब उन्हें भी कहां पता था कि जब तक रहेगा यह यहां, धरती का यह टुकड़ा नहीं छूटेगा इससे। लेकिन कुछ बातें घटनाएं हो जाती हैं अनायास। उन दिनों जेएनयू में इमारतें कम थीं, प्रकृति ही प्रकृति थी चारों ओर। बारिश में उठती थी मिट्टी से सोंधी गंध, नृत्य करते थे मोर उन्मुक्त। तब जेएनयू में होना सपनों के नगर में होना था। हालांकि वे सोवियत संघ के विघटन के ठीक बाद वाले वर्ष थे और जेएनयू की हवा में उस टूटन का दुख घुला हुआ था। श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बन चुके थे भारत सरकार में, बदल रही थी भारत की अर्थनीति, उदारीकरण की हवा चल चुकी थी,
वसंती हवा की वेशभूषा में। जल चुका था दिया भूमंडलीकरण का मध्यम मध्यम भारत, लुढ़कने लगा था मुक्त बाजार की खाई की ओर, बढ़ गई थी उसकी चहलकदमी विश्व बैंक के गलियारे में। उन दिनों चीन तेजी से बदल रहा था, लेकिन पेरू में संघर्ष जारी था। फिदेल कास्त्रो एक उम्मीद का नाम था। बगल के देश नेपाल में श्रमिकों का शासन चौखट पर खड़ा था। नेपाल में बनी जब पहली वामपंथी सरकार, तो मसाल जुलूस निकला जेएनयू में। जेएनयू तमाम विश्वविद्यालयों की तरह अपने में खोया, संतुष्ट और आत्मरति से भरा हुआ न था। लेकिन बहुत कुछ बदल रहा था उन दिनों। धीरे धीरे वहां जीवन में शामिल हो रही थी कल तक की अनिश्चित चीजें। आपाधापी भी बढ़ गई थी अचानक, अध्यापकों से लेकर विद्यार्थियों तक में। अयोध्या कांड का अंधेरा जब तब दिख जाता था वहां, अभी खत्म नहीं हुई थी मंडल कमीशन की गूंज। जैसे आजकल है मुहावरा कौन बनेगा करोड़पति, वैसे ही उन दिनों मित्रों के बीच चल निकला था एक नया मुहावरा कौन बनेगा छत्रपति, और उसके निहितार्थ थे ढेर सारे। लेकिन किसी भी कालखंड में सब नहीं रंग जाते एक ही रंग में। जब चारों तरफ होता है श्याम रंग, तब भी कहीं कहीं चमकता है सफेद बिजली की तरह। यह सच है कि तब बदल रहा था जेएनयू, फिर भी हो ची मिन, वी शैल फाइट, वी शैल विन की गूंज बहुतों की धमनियों में बढ़ा देती थी रक्त संचार। जेएनयू नाम था एक आंच का, जो शीतलता देती थी स्वप्नधर्मियों की आत्मा को। जब आई थी चे गुवेरा की बेटी देखने जेएनयू, तब लाल सलाम की ध्वनियों से गूंज उठा था परिसर। विद्यार्थियों के लिए जेएनयू पर्याय था जीवन का, संघर्ष का, सपनों का। सिर्फ नौकरी पाने की पाठशाला न था जेएनयू, वह शरणगाह भी न था वामपंथियों के लिए। वहां कद्र थी अन्य विचारों की भी, बस शर्त थी कि विचार अग्रगामी बनाने वाले, सपने पैदा करने वाले और उनको परिणत तक पहुंचाने वाले हों। वहां कद्र थी अन्य विचारों की भी, बस शर्त थी कि विचार अग्रगामी बनाने वाले, सपने पैदा करने वाले और उनको परिणत तक पहुंचाने वाले हों। उस जेएनयू के झेलम छात्रावास के कमरा नंबर 14 में मेरे साथी थे भारतीय भाषा केंद्र के ही उर्दू के विद्यार्थी रजी अहमद। हम दोनों नहीं जुड़े थे किसी संगठन से, लेकिन रंगे थे जेएनयू के रंग में। हमारे बीच 2 साल कैसे बीत गए पता ही न चला। हम अब भी मिलते हैं तो धीरे से चली आती है हमारे मध्य कमरा नंबर 14 की उष्मा, जहां हमने सीखी थी दूसरे को स्पेस देने की कला, जहां हमने जाना था अन्य को महत्व देने का महत्व। हम दोनों शिक्षक परिवार से आए थे और बने भी शिक्षक ही। इस कमरे में आए कई कवि, चित्रकार, कथाकार, आलोचक, चिंतक और पत्रकार। उन दिनों की कई दोपहरें मेरी पुतलियों के एल्बम में व्यस्त की तस्त हैं। उस जेएनयू में नहीं थी एमएमएस कांड जैसी घटनाएं, नहीं थे पहरे लड़के लड़कियों की आवाजाही पर। लड़कियां आजाद परिंदों की तरह रहती थीं। लगता था जैसे हम किसी ऐसे ग्रह पर हैं जहां सबसे बड़ा मूल्य है आजादी। वह जेएनयू ही था जहां शिक्षक बेहिचक आ सकते थे अपने किसी विद्यार्थी के कमरे में और इस तरह मान और स्नेह दे सकते थे उसे। मेरी आत्मा क्षण भर के लिए भी नहीं भूली है यह सीख। कमरा नंबर 122 में मेरे साथ था इकबाल, उम्र में बहुत छोटा, चीनी भाषा का होनहार विद्यार्थी। बहुत आत्मीयता से कहता था भैया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सपने भी बड़े थे। बहुत दिन हुए उससे मिले हुए, सुना है उसने बहुत तरक्की की है। सोचता हूं किसी दिन अचानक मिले हम सरोजनी नगर मार्केट में किसी कपड़े की दुकान पर, और बिना अचकचाए, बिना कोई पल गंवाए पहचान ले एक दूसरे को। कमरा नंबर 222 का इतिहास थोड़ा अलग है। कमरा नंबर 222 का इतिहास थोड़ा अलग है। उसमें रहते थे प्रणय कृष्ण। लोगों के लिए खुला रहता था वह कमरा। प्रणय उन दिनों जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे।
मैं भी जब आया था प्रवेश लेने जेएनयू, तो 17 से 19 जुलाई 1994 तक ठहरा था उसी कमरे में भाई सुशील कृष्ण गोरे के साथ, जो आजकल मुंबई में है, भारतीय रिजर्व बैंक में। अब भी रोग है उन्हें बहुत बहुत पढ़ने का। काश पूरे समाज को होता यही रोग। फिर मिला मुझे कमरा तो उसी 222 के ठीक नीचे आधार तल पर। मुझे आज भी लगता है जैसे धरती के उस टुकड़े ने गोद ले लिया था मुझे। और संयोग देखिए, जब विदा हुआ जेएनयू से, फेसबुक पे तो देखो। उसी कमरे 222 से। उन दिनों झेलम में रहते थे स्वप्नदर्शी ऐसे ही जा रहे चंद्रशेखर, जो शहीद हुए सीवान में। उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए मिट्टी पलीत कर दी थी कुलपति की छात्र विरोधी प्राइवेटाइजेशन योजना की। तब खींच के बावजूद कुलपति भी प्रशंसक हो गए थे उनकी विनम्रता, प्रतिबद्धता और भाषा के। यह हमारे समय की विडंबना है कि हमारे बीच तेजी से कम हो रहे हैं चंद्रशेखर जैसे ओजस्वी, तेजस्वी और निष्कवच लोग। मेरे मित्र महाकवि पुष्किन की प्रेम कविताओं के यशस्वी अनुवादक कुमार कौस्तुभ रहते थे झेलम के दूसरे हिस्से में। उन दिनों की शायद ही कोई शाम हो जब हमने साथ साथ चाय न पी हो। उन दिनों जेएनयू के छात्रावासों में साहित्य से जुड़े कई कई लोग थे, अपने को मांझते, चमकाते हुए। याद आता है मैंने अधीर कुमार और कुमार कौस्तुभ के साथ मिलकर आयोजित किया था एक बड़ा काव्य पाठ, जिसमें आए थे कई प्रसिद्ध कवियों के साथ कुछ नए कवि भी। उस दिन हाल में बैठने की जगह न थी। यह सब करते हुए हमने सीखी थी सक्रिय होने की कला, और समझा था सक्रियता का अर्थ। मेरे सहपाठियों में सब अच्छी राह गए। सुना है फेसबुक पर एक साथी ने एमए के दिनों की हमारी कोई तस्वीर लगाई है, और वहां नामों को भूलने पर साथियों की शिकायतें दर्ज हैं। पर मुझे शर्तिया लगता है कहीं कोई भ्रम जरूर है, वरना हम भूल ही नहीं सकते सहपाठियों को। कल मैं झेलम के तीनों कमरों में गया बारी बारी, लगा जैसे बीते बरस वहीं टहल रहे हैं कहीं। अब भी उनमें वही गंध थी जानी पहचानी। मैंने बारी बारी तीनों कमरों में ठेहुने के बल बैठकर प्रणाम किया धरती को। ठेहुने के बल बैठकर प्रणाम किया धरती को। मुझे ऐसा करते देख पल भर के लिए भावुक हो गए कमरा नंबर 14 में रह रहे कश्मीरी साथी इमरान। मैंने उन्हें गले लगाया। हमारा हालांकि हमारी कोई पहचान नहीं थी आपस में। हम कुछ देर साथ रहे, गंगा ढाबे पर साथ साथ चाय पी। मैंने झेलम लान की घास को छू कर देखा। अभी वहां पुरानी बहसों की आंच बाकी थी। कल शाम आसमान साफ था। हवा में कुछ कुछ तृप्ति का एहसास था। पार्थसारथी राग के खुले थिएटर में जिन लाहौर नहीं देखियाऊं जन्म्या ही नहीं का शो था। पता चला अगले शनिवार कबीर को गाएंगे कुछ लोग वहीं। मैंने विदा लेते हुए कहा इमरान से, बहुत कुछ बीत गया है जेएनयू में, लेकिन बहुत कुछ बाकी है, और जो बाकी है उसको बचाने की जिद होनी चाहिए सब में। फिर चलते चलते ही पूछा इमरान ने, जेएनयू वाले जेएनयू से निकलने के बाद भी क्यों नहीं भूल पाते जेएनयू को? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम इसका ठीक ठीक कारण, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इसी जेएनयू में झेलम के इन्हीं कमरों में बहुत कुछ पढ़ते सीखते हुए मैंने पाई थी सपने देखने की तमीज। मेरे यहाँ बीते बरस मेरी धमनियों में संचरित होते हैं रक्त की तरह। यकीन न आए तो पिन चुभा कर देख लीजिए। शुक्रिया। कमलेश बहुत जी। धन्यवाद सर। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को यह कविता एक बड़े फलक की कविता लगी होगी। यह कविता जेएनयू का परिचय तो देती ही है, साथ ही साथ कवि जितेंद्र श्रीवास्तव के काव्यात्मक औदात्य को भी प्रकट करती है। इसलिए मैंने आप लोगों से संकोच करते हुए ही अभी कहा था कि यह काव्यात्मक फलक की एक कविता है, क्योंकि ये चीजें तय होने में समय लगता है, एकाएक नहीं कहा जा सकता है। फिर भी इस कविता का जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए था, मुझे लगता है कि इसमें कमी रह गई। और मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने सुना है इस कविता को, या जिन्होंने आज यह कविता सुन ली हो,
उन्हें जरूर यह कविता अपील कर रही होगी। अब हम लोग मुड़ते हैं जितेंद्र जी के एक दूसरे बड़े ही कोमल पक्ष की तरफ। और आप सब लोग जानते हैं कि जब भी चर्चा होती है जितेंद्र जी की कविताओं की, तो उनकी उन कविताओं की चर्चा जरूर होती है जो पत्नी केंद्रित कविताएं हैं। यही मैं जोड़ूंगा कि उन्होंने बेटी केंद्रित कविताएं जितनी लिखी हैं, इतनी कविताएं हिंदी में किसी ने नहीं लिखी। मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर बेटियां नाम से एक संकलन बनाया जितेंद्र जी की 23 कविताओं को लेकर। 1995 से लेकर 2018 तक ये जो 23 वर्ष का समय है, उसमें उन्होंने 23 कविताएं बेटियों पर लिखी। और मैंने तलाशा, देखा, किसी भी दूसरे कवि ने इतने लंबे समय में इतनी कविताएं बेटियों पर नहीं। तो पत्नी केंद्रित कविताएं उनकी बिल्कुल तुम्हारी तरह संग्रह में सब कविताएं संकलित हैं। और बेटियां नाम से जो संकलन हमने संपादित किया, उसमें बेटियों से संबंधित कविताएं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पिता और माता, उन पर कविताएं लिखी। मतलब पारिवारिक संबंधों पर अगर देखा जाए कि कितनी कविताएं किसने लिखी, तो इस मामले में भी जितेंद्र जी का कद एक बड़ा कद हमारे सामने आता है। तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, जो पारिवारिक परिप्रेक्ष्य है, तो सबसे पहले मैं कायांतरण से ही छोटी सी कविता है 2006 में लिखी गई थी, मानुष राग, जो पेज जी नंबर जी 100 पर है और जी 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 पिता पर लिखी हुई कविता है। बहुत ही सुंदर कविता है, छोटी सी कविता। लोग पिता पर कविताएं तो लिखी गई हैं, दूसरे कवियों के द्वारा भी लिखी गई हैं, लेकिन यह कविता आप देखिए कि छोटी सी होने के बावजूद कितनी भाव प्रवण है। तो मानुष राग कविता के लिए आग्रह करता बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हृदय के बहुत करीब है ये कविता। मानुष राग। धन्यवाद पिता कि आपने चलना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने चलना सिखाया, अक्षरों, शब्दों और चेहरों को पढ़ना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने चलना सिखाया, अक्षरों, शब्दों और चेहरों को पढ़ना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मेड़ पर बैठना ही नहीं, खेत में उतरना भी सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मेड़ पर बैठना ही नहीं, खेत में उतरना भी सिखाया। बड़े होकर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वालों की कहानियां ही नहीं सुनाई, छोटे छोटे कामों का बड़ा महत्व बताया। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी सिखाया। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मानुष राग सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मानुष राग सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, यह जानते हुए भी कि पिता और पुत्र के बीच कोई अर्थ नहीं धन्यवाद का। धन्यवाद कि आपने कृतज्ञ होना और धन्यवाद करना सिखाया। धन्यवाद कि आपने कृतज्ञ होना और धन्यवाद करना सिखाया। धन्यवाद पिता, रोम रोम से धन्यवाद कि आपने लेना ही नहीं, पूर्ण होना भी सिखाया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। कमलेश जी। जी आपने पिता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और पिता ने जो कुछ आपके व्यक्तित्व में शामिल किया, आपने पिता के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह सब व्यक्त किया है। और आपकी एक कविता में यह भी है कि जैसे मुझे ही पुकारते हो पिता। जब आप अपनी बेटियों जी को जी पुकारते हैं जी तो आपको लगता है जैसे कि आपके पिता जी पुकार जी रहे जी हों। जी तो बिल्कुल। आपका जो दूसरा पक्ष है वो तो बहुत बड़ा है, बेटियों से संबंधित कविताओं का। तो सब तो संभव नहीं है कि यहाँ पर उस पर विस्तार से बात की जा सके, लेकिन आपने जो नया बिहान नाम से कविता लिखी है जी और जी जी उसमें बेटियों से आह्वान भी किया है और जी जी आपकी दुआएं भी हैं
उसमें आपकी प्रेरणा भी है। जैसे महादेवी की कविता याद आती है कि जाग तुझको दूर जाग तुझको दूर जाना, जाना, जी दूर जी जाना है। जी 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 जी, लगभग उसी तरह का संकेत करती हुई यह कविता है, लेकिन इसकी खूबसूरती है कि यह एक पिता के द्वारा लिखी गई कविता है और बेटी के लिए जो इसमें भाव है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे पिता के लिए जो भाव था उसे आपने दूसरे मीटर पर व्यक्त किया और बेटी के लिए जो भाव है उसे आप दूसरे मीटर पर व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये जो भिन्न स्वभाव की कविता है नया बिहान, आप श्रोताओं के जी सामने रखें। जी जी। जी नया बिहान। उठो जागो ओ मेरी बेटियों, देखो पौ फट चुकी है, सवेरा होने को है। उठो जागो ओ मेरी बेटियों, देखो पौ फट चुकी है, सवेरा होने को है। उठो देखो सूरज जा रहा है खेत कोड़ने, कांधे पर लिए कुदाल। उठो देखो सूरज जा रहा है खेत कोड़ने, कांधे पर लिए कुदाल। और रखा कर फसलें रात भर, घर को गया चांद। और रखा कर फसलें रात भर, घर को गया चांद। उठो देखो लालिमा आकाश की, उठो देखो लालिमा आकाश की, ओ मेरी बेटियों रात बीत चुकी है। ओ मेरी बेटियों रात बीत चुकी है और नया दिन खड़ा है तुम्हारी अगवानी में। उठो जागो इस नए विहान के बीतने से पहले पहले जागो। उठो जागो इस नए विहान के बीतने से पहले पहले जागो। ओ मेरी बेटियों जागो, उठो जागो ओ मेरी बेटियों जागो। जी कमलेश जी। बेटी जी को जगाने के क्रम में आपने महसूस किया होगा, जो लोग भी सुन रहे हैं, कि इसमें किसान पिता की चेतना काम कर रही है। जहाँ किसानी जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक आए हैं, तो पूरा एक क्रम मिलता है जितेंद्र जी की कविताओं में। जो पिता माता पत्नी पुत्री आपस के रिश्ते, इन सबको मिलाते हुए जब वे कविताएं, उनकी कविताओं को देखा जाए तो उसमें कोई एकांगीपन नहीं है कि वे केवल एक तरफ की कविता लिख रहे हो। उन्होंने पत्नी पर जितनी मोहब्बत से कविता लिखी है, प्रेमिका पर भी लिखी है उन्होंने। हालांकि वे छिपाते हैं इन बातों को, कभी बहुत प्रकट नहीं होने देते हैं साफ साफ। तो हम लोग उनकी पत्नियों से संबंधित कविताओं को तो पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, कई बार सुना है। पहले मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप दो कविताएं अपनी सुनाएं जो सुलेखा जिसमें आती हैं। ये जी दोनों जी कविताएं हालांकि पत्नी केंद्रित कविता में ही संकलित है, निश्चित रूप से जी जी। सुलेखा एक बड़ी विकास है, उधर ही हुआ ना, छवियां हैं। विकास उधर ही हुआ। जी जी अरे विकास उधर ही हुआ। जी जी, शीर्षक शीर्षक जी जी जी। कौन कौन सी पढ़ जी, दूं? लेकिन कविता अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी तो रखती है सर। जी जी और बिल्कुल जब आप भिन्न नाम बिल्कुल। रखते हैं तो जी, जब आप भिन्न नाम रखते हैं तो संभावना इसकी बनती है, और प्रेम को प्रेम की तरह देखना इन दरअसल कविताओं में संभव हुआ दरअसल जब वो नाम रखा गया था तब तो असली नाम मैं लेने कहूँ का संकट था। तो दो कविताएं आपकी हैं। एक कविता तुम कहाँ हो सुलेखा, और जी दूसरी जी कविता पानी। जी जी, मैं दोनों पढ़ देता हूँ। जी मैं दोनों दोनों कविताएं जो जी हैं जी जी 42। तुम कहाँ हो सुलेखा, सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा एक आदमी जोह रहा है किसी की बाट, घोंसले की ओर लौटती चिड़ियों की आंख में चमक रही है सांझ। तुम कहाँ हो सुलेखा, सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा एक आदमी जोह रहा है किसी की बाट, घोंसले की ओर लौटती चिड़ियों की आंख में समझ चमक रही है सांझ। तुम कहाँ हो सुलेखा, दिन भर का थका हारा सूर्य घरौंदे की खोज में भटकते भटकते चला गया है किसी गुफा में। ढलान से दूर बहुत दूर बिजली की रोशनी में टिमटिमाता है शहर। तुम कहाँ हो सुलेखा,
गांव के दक्षिण नगाड़े पर देता है कोई मधुर थाप। गांव के बीचों बीच एक आंगन में नृत्य करती है एक युवती। तुम कहाँ हो सुलेखा? जंगल में आधी रात को फूटता है एक सोता। जंगल में आधी रात को फूटता है एक सोता। शहर की दोपहरी में खाली हैं बसें। तुम कहाँ हो सुलेखा? जीवन रण में दर बदर भटकता है मृग नयन मन। तुम कहाँ हो सुलेखा? जीवन रण में दर बदर भटकता है मृग नयन मन। तुम कहाँ हो सुलेखा? और जो दूसरी कविता कमलेश जी ने पढ़ने का पानी। आदेश किया है, पानी, मैं उसको भी पढ़ता हूँ। 36 नंबर। जी जी। चलो सुलेखा, तुम्हारे साथ चलूं एक ऐसे गांव जहां अभी बचा है उत्सव जीवन का। जहां बचा है अभी आंखों में पानी। जहां रंग नहीं उतरा है लाज का। चलो सुलेखा, तुम्हारे साथ चलूं एक ऐसे गांव जहां अभी बचा है उत्सव जीवन का। जहां बचा है अभी आंखों में पानी। जहां रंग नहीं उतरा है लाज का। चलो उस गांव चलें जहां जब भी मिलें धधा कर मिलते हैं लोग। चलो उस गांव चलें जहां जब भी मिलें धधा कर मिलते हैं लोग। जहां भी त्योहारों पर लगते हैं मेले। मेले में गाते हैं पुरुष, नाचते हैं पुरुष। गाती हैं स्त्रियां, नाचती हैं स्त्रियां। सुख की बनी बनाई परिभाषाओं को बदलते हुए जहां जीवन को मिलता है नया अर्थ। चलो उस गांव चलें। तुम सोच रही होगी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं मैं। भला कहाँ बचे हैं ऐसे गांव? कहाँ बचे हैं ऐसे लोग पानीदार? कहाँ बचे हैं ऐसे गांव? कहाँ बचे हैं लोग पानीदार? तुम जरूर सोच रही होगी कहीं मैं तुम्हें बहला तो नहीं रहा। कहीं इस झूठ के सहारे टुकड़े टुकड़े में मिले जीवन के तार तो नहीं मिला रहा। कहीं अंधेरे में डूब रहे मन को ढाढ़स तो नहीं दे रहा। कहीं निर्निमेष ताकती आंखों को कोई सपना तो नहीं दे रहा। कहीं निर्निमेष ताकती आंखों को कोई सपना तो नहीं दे रहा। मैं जानता हूं यह सब सोचते हुए तुम यह भी सोच रही होगी कहाँ गए वे लोग? क्यों नहीं बचे वे लोग जिनके लिए जीवन का सार थी प्रेम जैसी आदतें? जिनके लिए जीवन का सार थी प्रेम जैसी आदतें। जो भयंकर दुर्भिक्ष में भी बचा लेते थे मन और आंखों की सतह में भींगने जितना पानी। जो भयंकर दुर्भिक्ष में भी बचा लेते थे मन और आंखों की सतह में भींगने जितना पानी। कमलेश जी। जी, जो समय हम लोगों को दिया है रचनाकार ने, जी उस समय का ख्याल करते हुए, मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हेलो। जी। हाँ आ रही है, आवाज जो आ रही है समय आपकी। दिया है रचनाकार ने, जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो समय दिया है रचनाकार ने हम लोगों को, उसे ध्यान में रखते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे गांधी जी ने एक बार कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा विचार है, अलग से विचार मैं नहीं रख रहा, मेरे जीवन को देखिए और उसी से समझिए कि मेरे विचार क्या है। मैं इस प्रसंग में कहना चाहता हूं कि आपकी कविताएं आपके राजनीतिक विचारों को प्रकट करती हैं। जी आपने अलग से गद्य में अपने विचारों को प्रकट करने से परहेज किया है, लेकिन आपकी कविताएं इस मामले में मुखर हैं, स्पष्ट हैं और कोई भ्रम की स्थिति उसमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो यह जो एक चलन है हमारे समय में, और खास करके आज से 15-20 बरस पहले जो एक बात दिखाई पड़ती थी कि बड़े ही खुल करके वोकल लैंग्वेज में अपने राजनीतिक विचारों को प्रकट किया जाता था, तो आपने उस तरह से अपनी कविताओं में प्रकट नहीं किया है। मैं एक नमूने के लिए, उदाहरण के लिए, एक आपकी बहुत ही सशक्त कविता है और जो अभी का जो अंतिम काव्य संग्रह है आपका, यह प्रकाशित,
तो नहीं कहेंगे, अब तो उसमें भी थोड़ा समय गुजर गया है। सूरज को अंगूठा, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि तमकुही कोठी का मैदान जो आपकी कविता है, उसमें जी जी पूरी सभ्यता समीक्षा भी है और राजनीतिक क्रम भी है। तो मैं आग्रह करूंगा कि तमकुही कोठी का मैदान कविता आप जी हमारे जी जी श्रोताओं को सुनाएं, सूरज को अंगूठा संघर्ष। जी जी। तमकुही कोठी का मैदान। तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की, तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता। तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की, तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता। यदि वह महज आकांक्षा होती अतृप्त दिनों में अघाए दिनों की, तो यकीनन मैं उसे याद नहीं करता। मैं उसे इसलिए भी याद नहीं करना चाहता कि उसके खुले मैदान में खोई थी प्राणों सी मेरी प्यारी साइकिल, सन 1989 की एक हंगामेदार राजनीतिक सभा में। सन 1989 की एक हंगामेदार राजनीतिक सभा में, लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता। लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता, मैं उस जैसी तमाम सभाओं को नहीं भूलना चाहता, जिनमें एक साथ खड़े हो सकते थे हजारों पैर, जुड़ सकते थे हजारों कंधे, एक साथ निकल सकती थीं हजारों आवाजें, बदल सकती थीं सरकारें, कुछ हद तक ही सही पस्त हो सकते थे निजामों के मंसूबे। मैं जिस तरह नहीं भूल सकता अपना शहर, उसी तरह नहीं भूल सकता तमकुही कोठी का मैदान। वह सामंतवाद की कैद से निकलकर कब जनतंत्र का पहरुआ बन गया, शायद उसे भी पता न चला। ठीक ठीक कोई नहीं जानता किस दिन शहर की पहचान में बदल गया वह मैदान। न जाने कितनी सभाएं हुई वहां, न जाने किन किन लोगों ने की रैलियां। वह जंतर मंतर था अपने शहर में। आपके शहर में भी होगा या रहा होगा। आपके शहर में भी होगा या रहा होगा कोई न कोई तमकुही कोठी का मैदान, एक जंतर मंतर। सायास हरा दिए गए लोगों का आक्रोश वहीं आकार लेता होगा, वहीं रंग पाता होगा अपनी पसंद का। सायास हरा दिए गए लोगों का आक्रोश वहीं आकार लेता होगा, वहीं रंग पाता होगा अपनी पसंद का। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे, उसी मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे, उसी मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। वह जमीन जो ऐशगाह थी कभी सामंतों की, धन्य धन्य होती थी किसानों मजूरों की चरण धूलि पाकर। समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान, लेकिन समय फिर बदल गया। समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान, लेकिन समय फिर बदल गया। सामंतों ने फिर चोला बदल लिया। अब नामो निशान तक नहीं है मैदान का। वहां कोठियां हैं, फ्लैट्स हैं। अब आम आदमी वहीं बगल की सड़क से धीरे से निकल जाता है उस ओर जहां कचहरी है, उस ओर जहां कचहरी है। और अब आपको क्या बताना, और अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। और आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। कमलेश जी। जनतंत्र में मृग तृष्णा है कचहरी गरीब की। जनतंत्र में और जी जी, तो हम लोगों ने आज जितेंद्र जी की कुछ कविताओं को रचयिता के इस मंच पर सुना, और उम्मीद की जाती है कि आपको जितेंद्र जी की कविताएं तो अच्छी लगी ही होंगी, साथ साथ उनके कवि व्यक्तित्व के बारे में जो बातें इन कविताओं के माध्यम से की जा सकी, उनसे भी जितेंद्र जी के कवि व्यक्तित्व का एक अनुमान, एक अंदाज यहाँ सामने आया होगा। मैं रचनाकार के प्रति, उसके कर्ता धर्ता पीयूष पुष्पम के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन का अधिकार जितेंद्र जी को है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा सर से
की आभार प्रकट करने का, धन्यवाद ज्ञापन का। जी 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 जी। एक तो ये पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ कमलेश जी, और आपने जितने सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से इसको किया है, ये दुर्लभ है, बहुत कम हो पाता है। और इसका कारण यही है कि आप स्वयं बहुत गंभीर अध्येता हैं, जो भी काम करते हैं इतनी गंभीरता से करते हैं, इतनी संलग्नता से करते हैं कि अब वो हमारे समय में तो उदाहरण ही है। अब बहुत गिनती करने लायक लोग भी नहीं बचे ऐसे जो लोग इस तरह काम करते हों। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करने में कोई एक एक काम इतना सलीके से करते हैं आप। और ये मेरा सौभाग्य है, सौभाग्य शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपने मेरी कविताओं को बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से पढ़ा है, और लगभग उसके जितने पक्ष बनते हैं वो उन सभी पक्षों को आप रेखांकित करते रहे हैं, लिखा भी है आपने, बात भी करते रहे हैं। और बेटियां संग्रह तो आपके और सुचिता जी के कारण संभव हुआ, और मुझे पिछले दिनों पता चला कि उसको हजारों लोगों ने डाउनलोड किया है अलग अलग जगहों से। मतलब जो ऑनलाइन पोर्टल वगैरह होता है, लोग वहां से पढ़ रहे हैं उसको। मतलब हार्ड कॉपी से ज्यादा उसको लोगों ने पीडीएफ मांग मांग के पढ़ लिया लोगों से। ये इतना सुखद है कमलेश जी। भाई, हम लोगों के लिए, आप संपादक के तौर पे, आलोचक के तौर पे, आपके लिए और कवि के, हम लोगों की बात पहुंच गई चारों तरफ, सारी चीजें, तो ये बहुत अच्छा रहा। और तो बहुत अच्छी बातचीत हुई, और रचयिता ने, प्रिय पीयूष और उनके साथियों ने यह अवसर उपलब्ध कराया। बहुत अच्छा काम कर रहा है रचयिता, लगातार कविता के पोस्टर, लगातार काम। इस जहां से आपने बात शुरू की थी कमलेश जी कि संकट का समय है, कविता का भविष्य क्या है, कविता का भविष्य कभी भी उस तरह तो रहा नहीं, मतलब जो गंभीर कविता है उस तरह लोकप्रिय नहीं, लेकिन रचयिता जैसे मंच, पीयूष और उनके साथियों जैसे लोग, जो अंधकार में भी जुगनू ही सही, कम से कम चमक तो रहे हैं, कहीं रोशनी, जैसे मैंने कहा कि बिजली की तरह कुछ सफेद आता है घने अंधकार में भी। तो ये रचयिता जैसे मंच, ऐसे लोग, इतने काव्य प्रेमी, इतने लोग फेसबुक पर जुड़ करके जो सुन रहे हैं, तो ये सब कविता के लिए, हम सबके लिए, जो मनुष्य से, कविता से, सृष्टि से, प्रकृति से प्रेम करते हैं, सबके लिए बहुत सुख का विषय है। मैं बहुत आभारी हूं रचयिता के प्रति, पीयूष उनके साथियों के प्रति, और कमलेश जी के प्रति भी। आप सब मित्रों जो देश भर में, विदेश में, जहां भी आज सुन पाए और भविष्य में सुनेंगे, आप सबके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।